और किसी विद्यालय से धन्यवाद अभिनंदन। जब डॉक्टर दामोदर लोहिया कहते थे कि संग सोपाने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, त्रिवेणी संघ से लेकर के जगदेव बाबू का नारा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अगर इस देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय खंडहर बन जाएंगे या किसी पूंजीपति का कारखाना बन जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे एक सवाल पूछेगी कि जब इन्हें खंडहर बनाया जा रहा था तो कोई समाज को जगाया कि नहीं, बताया कि नहीं, तो उसे प्रोफेसर की डायरी मिलेगी कि हाँ एक प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी को चिंता किए बिना जमाने से कह रहा था स्कूल वाले का विश्वविद्यालय को बचा लेगा, वरना हमारी पीढ़ियां मानसिक रूप से गुलाम कर रहा है। नई शिक्षा नीति लागू करके कलम और किताब को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया गया है और हमको सच बताइए पता ही नहीं है कि स्कूल और कॉलेज बिक गए। बात चल रही है परिवारवाद। परिवारवाद, अगर आप गृह मंत्री हैं तो अपना बेटा को जिसको न बोलने आता है, न ठीक से चलने आता है, न बतियाने आता है, पहले उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनवा देंगे और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना देंगे। वहीं की राजनीति करने वाले आपके घर में आके कहेंगे कि अपना बेटा बेटी को बहुत धर्म खतरे में है और धर्म बचाने के लिए तलवार लेकर करते हैं। आजकल बिहार में सब एक नया नया सब जादूगर आया है, रुपया। वो कह रहा है कि 9वां फेल आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बताओ देश के प्रधानमंत्री की डिग्री कौन सी है और जो फेल है कि नहीं है, इसका सवाल आज तक तुमने नहीं पूछा। बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, महिला धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, मोची, कुम्हार, लुहार, कढ़ाई, नाई, उनका बेटा बेटी भी इस देश का विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काहे नहीं बन सकता, उसके लिए तुम डिग्री पूछने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं वो कभी 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हैं तो कभी जो है 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ता है क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को बदल देते हैं। और अभी हाल ही में वो वर्गीकरण क्रिमिनल ले गया कि जानवर का बच्चा भी उसको पता है कि गौमूत्र नहीं पिया जाता है, गाय का दूध पिया जाता है। और आजकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं गौमूत्र में विज्ञान होता है, तो तुम 2-2 गिलास पीते रहो। हम दूध पीने वाले लोग जानते हैं कि गोबर खाया जाता है कि हलवा खाया जाता है। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई उस दक्षिणपंथी धर्म के नाम पर, देश को बांट करके सांप्रदायिकता के नाम पर आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ बराबरी और न्याय की लड़ाई है। इसलिए हम सामाजिक न्याय सम्मेलन में आपके बीच में आए हैं ये कहने कि हम बटने वाले और लड़ने वाले लोगों के साथ नहीं है, हम एकजुट होने की बात करने के लिए आए। आज का विषय है कॉलेजियम सिस्टम। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके 100 परिवार बैठे हैं और उन्हीं का बेटा बेटी सब जज पे जज बनता जा रहा है और इतना बड़ा परिवारवाद के देश में किसी को नहीं नजर आ रहा। आरएसएस ने 1999 से 2003-4 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जितने लोगों को प्रमोट करके वकील से हाई कोर्ट या जिला जस्टिस में जज बनाया था, 20 साल बाद उसमें से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर पूरा कर चुके हैं। किससे लड़ाई है जरा यहां से समझिए। पिछली बार जब सरकार बनी तब जिनको वकील से जज बनाया उनमें से बहुत सारे लोग आज सुप्रीम कोर्ट में 20 साल बाद जज बन गए। उनका विजन देख रहे हैं वो कितना दूर तक सोचता है। और कॉलेजियम सिस्टम लाया ही इसलिए गया है कि कोई उसका नियंत्रण न कर सके। बिना आरक्षण के उस न्यायपालिका ने एक बार भी बोला क्या कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्गीकरण करने के लिए आंकड़े की जरूरत है?
और बिना जाति जनगणना कराए आंकड़े नहीं मिलेंगे तो देश की पॉलिसी कैसे बनेगी? तो जाति जनगणना पर एक भी बार उनका फैसला नहीं आएगा, लेकिन SC को लड़ा दो, ओबीसी को लड़ा दो, पिछड़े को अति पिछड़े से लड़ा दो, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा दो और अपने बच्चों को कॉलेजियम सिस्टम से जज बना दो। और अगर आपकी व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट तक इस देश के 90% कमेरा लोगों के बच्चे जज नहीं बन पा रहे हैं, तो बताइए उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? भाई हमारे तो एक पंडित राहुल सांकृत्यायन भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 90% से नहीं लाते थे, वो सवर्ण थे और नारा दिया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और शब्द क्रांति के साथ समाजवाद का नारा देने वाले लोगों को हम नायक मानते। ये बीपी मंडल की तस्वीर है और मंडल कमीशन को लागू करने का काम किसने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने काम करने का किया, और वो सवर्ण जाति से आते थे। अर्जुन सिंह ने किया, लड़ाई लड़ी थी शरद यादव ने, लड़ाई लड़ी थी लालू यादव ने, रामविलास पासवान जी तब के। भाजपा की सरकार एक आध बार और आ गई तो 50 साल 100 साल बाद की छोड़िए, 5 साल बाद क्या होगा इसी का पता नहीं। हर घर के सामने बुलडोजर खड़ा होगा, सबसे पहले बुलडोजर चलेगा किसी मुसलमान के सामने, बुलडोजर चलेगा किसी दलित के घर के पास, फिर वो बुलडोजर चलेगा किसी अति पिछड़े के ऊपर, फिर वो बुलडोजर चलेगा किसी ओबीसी समाज के ऊपर, और एक दिन वो बुलडोजर सबको जमींदोज कर देगा। दुनिया ने बहुत अच्छे खराब प्रधानमंत्री देखे होंगे, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं बुलडोजर चला रहे, आप जाति देख लिया, अगर आप यादव हैं तो आपको गोली मार देगी पुलिस, और अगर आप मुख्यमंत्री की जाति के हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, अपराध की भी जाति बना के ना। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको माफिया कहा जाएगा, और आपकी जाति मुख्यमंत्री की जाति की है तो आप मसीहा हो जाएंगे। खुलेआम इस देश में जो हो रहा है, अगर इसको रोका न गया तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो पूरे देश में होगा, और उस बुलडोजर को हम रोक नहीं पाएंगे जो 90% लोगों के सीने पर चलेगा, क्योंकि वो सबसे पहले 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सामने खतरा बन गया। लेकिन था एक समय जब उस उत्तर प्रदेश में एक नेता जिसका नाम हुआ करता था मरहूम मुलायम सिंह यादव, और जब यहाँ बिहार में एक नेता जिनको सजा इसी बात की मिल रही है लालू प्रसाद यादव, और जब सांप्रदायिकता का रथ चल रहा था, सांप्रदायिकता का रथ संविधान और कानून के ऊपर चलने को आमादा था, तो बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर का एक वारिस, समाजवादी आंदोलन का एक वारिस उस सांप्रदायिकता के रथ के सामने चट्टान की तरफ खड़ा हो गया कि इस रथ को हमारे घर की तरफ जाने नहीं देंगे, और उसी की सजा मिल रही है कि हीरा चोर विदेश में मौज कर रहे हैं और हीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में जाने हैं और मुकदमा हो रहे हैं। आज की लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की वजह से आज अधूरी पड़ी, उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और उस समय उत्तर प्रदेश में जब लोग कुछ कानून को हाथ में लेकर हमला करने जा रहे थे कहीं, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कानून का राज बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, कानून को हाथ में लेने वालों को जब सजा देने का काम किया, तब जाकर के सामाजिक न्याय स्थापित हुआ था। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई का नाम हमारे सामाजिक न्याय में नहीं था। और आज हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन कौन? मुसलमान। मैं आपसे कहने आया हूं कि तुम्हारा दुश्मन कौन? जो शिक्षा को निजी हाथों में बेच रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। हमारा और आपका दुश्मन कौन? जो कॉलेजियम सिस्टम की पैरोकारी करके अपने चहेते वकीलों को जज बनवा करके अपने मन मुताबिक फैसला दिलवा रहा है। हमें तो केवल नौकरी से निकाला, फिर भी मैं जिंदा हूं और बोल रहा हूं। इस देश में सच की हक की बात करने वाला हमारे विश्वविद्यालय का कोई उमर खालिद 5 साल होने को है, वो आज जेल में है। बताइए हम बहुजनों की लड़ाई में उमर खालिद की लड़ाई शामिल है कि नहीं? आपको पता है देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% ओबीसी, दलित समाज ज्यादा। बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नायक और मसीहा माना,
और ललकार करके खड़ा हुआ और इतनी ताकत से खड़ा हुआ कि आज की तारीख में किसी दूर गांव के इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तो छोड़ो, एक उंगली भी अगर तोड़ दो तो अगले दिन पूरा शहर का चक्का जाम करने की स्थिति में पूरा दलित समाज आता है। वो अपने आइकॉन को मानता है, लेकिन ओबीसी को यह बात समझने में कितनी देर लग गई कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं, वो ओबीसी के भी आइकॉन हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के साथ और रामस्वरूप वर्मा के साथ और लड़ई सिंह यादव के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी 90% वंचित शोषित जमात के आइकॉन हैं। इस बात को हम आपके बीच में कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि दादाजी गुजर गए और ये सारे किस्से इस देश की जनता के नसों में। पिताजी धार्मिक आदमी थे। एक आदमी आया और कहा कि अब इनकी आत्मा कहीं ऊपर रुकी हुई है, अगर आप गौदान नहीं करेंगे तो पार नहीं होगी। तो गौदान कराया। उसके कुछ दिन बाद आए तो पिताजी ने कहा दादाजी की आत्मा कैसी है? कहे ऊपर बहुत मजे में है, गाय जब से गई है खूब दूध पी रही है उनकी आत्मा। एक दिक्कत है, सोने के लिए चारपाई नहीं है। नई चारपाई तुरंत दौड़ करके, पता नहीं जिंदा थे पिताजी तो इतनी सेवा हुई कि नहीं हुई, लेकिन जब वो गुजर गए तो उनकी आत्मा को कोई कष्ट न हो, इसलिए पिताजी ने नई चारपाई बनाकर दान कर दी। तो जिसको दान की वो लेकर घर गए। कुछ दिन बाद लौटे तो कहे कि दादाजी कैसे हैं? तो कहे गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, नई चारपाई पर बढ़िया से सोते हैं। बस एक दिक्कत है, उनको जो है गया बाजार घूमने में दिक्कत होती है, तो एक साइकिल अगर मिल जाती तो थोड़ा बाजार बाजार सुबह शाम घूमते चाय वाय पी लेते। तुरंत नई साइकिल लेकर के आए और ये सब देख रहा था उनका एक पोता, दादा का पोता और पिताजी का बेटा। अगली बार जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि दादाजी कैसे? तो जैसे ही उसने बताया कि नई गाय का बढ़िया दूध पी रहे हैं, चारपाई पर बढ़िया सोते हैं और रोज सुबह शाम बाजार चाय पीने जरूर जाते हैं, तुरंत वो बच्चा खड़ा होकर बोला कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। सामने से वो बोला कैसे? तो कहा कि जितना तीनों चीज बाबू आप भेजे हैं ना, वो दादाजी को नहीं भेजे। वो आदमी बोला कैसे तुमको पता? तो कहा दादाजी ने हमको चिट्ठी लिख के भेजा है कि बच्चों तुम्हारा भेजा एको सामान हमको नहीं मिला। और सामने वाला आदमी गुस्से में खड़ा होकर कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो वो छोटा बच्चा खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने चारपाई भेजी थी, गाय भेजी थी और साइकिल भेजी थी। लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसा दिया। हमारे पूर्व में कबीर ने क्या लिखा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और आपका मंदिर मस्जिद के नाम पर भरा लड़ाई लड़ी। और आपको एक फैक्ट देकर जा रहा हूँ, ओबीसी के लिए आरक्षण मिलना था मंडल कमीशन में, और दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन करने कौन बैठे थे पता है? सबसे ज्यादा रैली करने वाले का नाम था मान्यवर कांशीराम, और जंतर मंतर पर लागू कराने के लिए अनशन पर बैठने वाले जब लोग कोर्ट चले गए तो उसके खिलाफ बैठे थे रामविलास पासवान। ये है SC ST OBC की एकता, और जिसके लिए हम 90% की बात करते हैं। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को गांव में पहुंचाया गया था। और आपके आरक्षण को जब लागू किया गया तो क्या नारा लगाया? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। और उसके आगे गाली भी दी। आज भारत में दे रहे हो, गालियां भी था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव और यहाँ मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। ओबीसी समाज के लोगों देखो जाति के नाम पर क्या हुआ। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनाओ कर्पूरी और भैंस राम नरेश। यह अपमान जाति के नाम पर किसने किया? बढ़ जात लतियुल्ला से और छोट जात लतियुल्ला से। किसने नारा बनाया था? अहिरों की पोती घुटने में होती है 12 बजे के बाद खुलती। ये भी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जब मुख्यमंत्री थे तो गंगा में आग लग गई। तो यहाँ पर भी एक आदमी ने खड़ा होकर कहा शूद्र जब मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? बीपी मंडल खड़े हुए कहे कि शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग तो लगी है तेल रिसने से,
लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसको मैं और भड़काऊंगा जब तक 90% का मेरा लोगों को उनका अधिकार, सम्मान और हक नहीं दिला सकता। बताओ गया के लोगों, कॉलेजियम सिस्टम को गांव में समझा पाए क्या? अगर लेटरल एंट्री, कॉलेजियम और प्राइवेटाइजेशन को नहीं रोक पाए तो जाति जनगणना की लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? आप भी अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, 3 बातें केवल लेकर जाइए। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। क्यों? ताकि कलम और किताब शिक्षा बचाने की लड़ाई को आप लड़ सके, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने से बचा सके। इसके लिए पहली लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई लेटरल एंट्री, कॉलेजियम, मीडिया। मीडिया में हमारे लोग हैं क्या? विश्वविद्यालय में कुलपति हमारे लोग हैं क्या? अगर हमारे लोग वहां नहीं हैं तो हमारे लोगों को हिस्सा मिले, इस बात को पहले समझाना होगा गांव-गांव। तब तीसरी, बीमारी का पता जब चल जाएगा तो इलाज कराने की दवाई देकर आइएगा। और आज के दौर में दवाई एक ही है और उस दवाई का नाम है जाति जनगणना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर का समाजवाद, अम्बेडकरवाद, मौलाना अब्दुल कयूम अंसारी का पसमानदा आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर का न्याय का आंदोलन, जगदेव बाबू की शहादत, महामना राम स्वरूप वर्मा का इलेक्शन कमीशन, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव का आंदोलन और तमाम मनोकांक्षी राम का आंदोलन, इन सभी विचारों को एकजुट होकर के घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक जुबान है उनके सामने झुकेंगे नहीं। मेरे सामने भी शर्त थी तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसे उम्मीद के साथ मैं आदरणीय वीरेंद्र बाबू और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन गांव-गांव करिएगा। हम पूरे बिहार में और आदरणीय उदय जी ने और तमाम लोगों ने ये बात कह दी, मैं फिर से कहते जा रहा हूँ सर, बिहार आंदोलन की जमीन है और हम जैसे लोगों को बिहार आके ताकत मिलती है। इसलिए बार बार आपके बीच आते रहेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपने बंधुओं के मिशन को पूरा करेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बीपी मंडल बन है, बीपी मंडल बन है। कार्यक्रम का